Chapter 2 and today's topic is Federalism. स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो दूसरा अध्याय है क्लास 10 का वह है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का हिंदी मीनिंग होता है संघवाद। फेडरलिज्म is a system of government in which the power is divided between a central authority and the various constituent units इन द कंट्री ऑफ द कंट्री। इट मीन्स फेडरलिज्म क्या है, तो गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें पावर यानी कि शक्तियों का बंटवारा होता है बिटवीन द यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग तरह के जो स्टेट्स या फिर जो यूनिट्स है उनके बेस में ऑल ओवर कंट्री में, यानी कि शक्तियों का बंटवारा फेडरलिज्म में स्पष्ट रूप से होता है। यानी कि संघवाद सरकार की एक कार्य प्रणाली है जिसमें सत्ता को यानी कि शक्तियों को केंद्र सरकार और देश के विभिन्न इकाइयों यानी कि राज्य सरकारों के बीच विभाजित किया जाता है। यानी कि संघवाद जो है एक कार्य प्रणाली है जिसमें शक्तियों का बंटवारा किया जाता है केंद्र और राज्यों के बीच में। नॉर्मली जो संघीय शासन व्यवस्था होता है इसमें केंद्रीय सरकार को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है यानी कि मजबूत बनाया जाता है। संघीय व्यवस्था दो स्तर पर सरकारें होती है, यानी कि जो संघीय व्यवस्था होता है यानी कि जहाँ पे फेडरल सिस्टम होता है वहाँ पे दो स्तर यानी कि दो लेवल की सरकारें होती है और दोनों पैरेलल काम करती है और दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यानी कि जो दो स्तर के होते हैं, जो दो लेवल की गवर्नमेंट होती है एज लाइक स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यह दोनों स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्य करते हैं, कोई भी किसी दूसरे के कार्य में इंटरफेयर नहीं करती है। वर्तमान में विश्व में लगभग 195 देश है, यानी कि वर्ल्ड में अभी प्रेजेंटली 195 कंट्रीज है, जिसमें से केवल 25 देशों में ही संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। यानी कि विश्व के 195 देशों में केवल 25 देश ही ऐसे हैं जहां पे संघीय व्यवस्था को अडॉप्ट किया गया है। इसमें ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, जर्मनी और मैक्सिको है मुख्य रूप से। यानी कि इन जो 25 देशों में जो संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, उसमें जो प्रमुख देश है उसमें भारत है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, जर्मनी और मैक्सिको है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था को, यानी कि यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम को, क्योंकि दोनों में कुछ थोड़ा सा डिफरेंसेस होती है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, यानी कि जो एकात्मक व्यवस्था होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सरकार होती है। जैसे अगर सेंट्रल लेवल पे है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कार्य करेगी और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती है और बाद बाकी जितने भी लेवल्स है वे सभी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट का काम करती है। तो ऐसी व्यवस्था को हम एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। इसमें केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। वही एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र सरकार जो है, लोकल गवर्नमेंट जो होती है, उसको कोई भी आदेश दे सकती है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि फेडरल व्यवस्था में क्या होता है, दो या दो से अधिक स्तरों की सरकार होती है और दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। कैसे, तो दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। वही एकात्मक व्यवस्था में डिपेंड रहती है। साथ ही साथ जो केंद्र सरकार होता है एकात्मक में, वे प्रांतीय सरकार को आदेश दे सकता है, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को कोई आदेश नहीं दे सकता है, क्योंकि दोनों का अपना अलग अलग पावर होता है और वो बे पावर जो है मिलते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के अनुसार। नाउ वी डिस्कस अबाउट की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इट मीन्स संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो यहाँ देखेंगे संघीय व्यवस्था के कुछ जो विशेषताएं हैं उनमें निम्न है कि यहाँ जो सरकार होते हैं वे दो या अधिक स्तरों वाली होती है। जैसे कि आपको पहले ही बताया गया कि संघीय व्यवस्था में क्या होता है, दो या उससे अधिक स्तरों की सरकार होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, यानी कि जो अलग अलग लेवल की सरकार है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया और स्थानीय स्वशासन हो गया, जैसे नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, वे सभी तरह की जो सरकारें हैं वे सभी एक ही जनता पे शासन करती है। पर कानून बनाने, कर वसूलने
और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि एक ही जनता पे तो सभी शासन करते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अलग कानून बनाएगी स्टेट के लिए, यानी कि स्टेट लेवल्स पे, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सेंट्रल लेवल यानी कि राष्ट्रीय हित से संबंधित जो भी कानून होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट जो है करेगा। साथ ही साथ कर वसूलने का भी अधिकार स्टेट और सेंट्रल को अलग है। हालांकि कुछ अभी वर्तमान में चेंजेस हुए हैं जिसमें जीएसटी वगैरह है, जिससे वन नेशन और वन कर जैसे चीज़ों को अपनाया जा रहा है और अपनाया गया भी है। साथ ही साथ प्रशासन की जिम्मेवारी जो होती है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट होता है तो स्टेट स्तर पर जो भी चीज़ें होती है जैसे पुलिस हो गया, इन सभी का जो है ना कैसे यह एडॉप्ट होगा, कैसे इसको बहाल किया जाएगा, यह सभी कार्य जो है प्रशासनिक जो भी कार्य होता है वे सभी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में करते हैं। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल में करते हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। यानी कि जो अलग अलग स्तर है जैसे कि राज्य सरकार हो गया, केंद्र सरकार हो गया, ये दोनों का जो अधिकार क्षेत्र है, कौन क्या करेगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कार्य करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या कार्य करेगी, इन सभी कार्यों को स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णित किया गया है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। संविधान का जो मौलिक प्रावधान है उनमें किसी भी तरह की चेंजेस ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है अकेले और ना ही स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। अगर जो संविधान का मौलिक प्रावधान है उन प्रावधानों में किसी प्रकार का चेंजेस किया जाएगा तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों आपसी कोऑर्डिनेट से, आपसी सहयोग से ही कर सकते हैं चेंजेस। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। यहाँ ध्यान देंगे कि जो अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच में किसी तरह की कोई विवाद होती है, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जो है निर्णायक की भूमिका निभाएगा। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम्स होता है, कोई डिस्प्यूट्स होता है, तो उन डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करेगा कौन? तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। अब वित्तीय स्वायत्तता यानी कि पैसों के लिए, यानी कि राज्य सरकार को भी चाहिए पैसे, केंद्र सरकार को भी चाहिए पैसे, क्योंकि गवर्नमेंट को रन कराने के लिए बहुत सारे स्पेंड होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उन खर्चों के लिए राजस्व कौन किन चीज़ों में वसूल करेगा कर, इसका भी एक स्वतंत्र रूप से डिवीज़न किया गया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है। पहला कि देश की एकता को सुरक्षित करना और उसे बढ़ावा देना, यानी कि संघीय व्यवस्था का जो मेन उद्देश्य है उनमें प्रथम उद्देश्य है कि देश को एकता में बांध कर रखना, यानी कि एक नेशंस को बनाए रखना, साथ ही साथ उसकी सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा भी देना। दूसरा उद्देश्य है क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान करना। जैसे कि आप सभी को पता है भारत यानी कि हमारा नेशन इंडिया, यह एक डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता है, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, मिडिल स्टेट्स हो, इन सभी में सभी चीज़ें अलग अलग है। सभी की भाषा, सभी की लैंग्वेज, सभी की जो ड्रेसिंग सेंस है, फूड हैबिट्स है, कल्चर है, रिलीजन्स है, सभी जो है ना डिफरेंट है। तो ऐसी विविधताओं भरे देश में सभी का पूरा सम्मान हो, यानी कि रीजनल डाइवर्सिटी को जो है बना कर रखा जाए और साथ ही साथ किसी को भी किसी तरह का प्रॉब्लम्स ना हो, इसका भी ख्याल रखता है कौन? तो संघीय व्यवस्था। संघीय शासन प्रणाली दो तरह से कार्य करती है, यानी कि जो संघीय शासन प्रणाली है वह दो तरह से कार्य करती है, या फिर इसे दो तरह से गठन किया जा सकता है या बनाया जा सकता है। जिसका पहला तरीका है वे है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा तरीका है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में होता है ना कि जो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं वे मिलकर एक स्ट्रॉन्ग नेशन का निर्माण करते हैं, और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में होता है कि एक स्ट्रॉन्ग पावर होता है, एक सेंटर मजबूत होता है। यानी कि एक तरह जैसे कि भारत का दे सकते हैं एग्जाम्पल, भारत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री था और छोटे छोटे जो प्रांतीय सरकार हुआ करते थे वो सबको अपने अंदर में ले लिया।
तो पहला तरीका है 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को एक साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। आप यहाँ देखेंगे यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसको संयुक्त राष्ट्र इसलिए बोला जाता है कि कई सारे राष्ट्रों से मिलकर यह बना है। वैसे स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, या बेस्ट एग्जाम्पल है ए कमिंग टुगेदर फेडरेशन का। दूसरा है संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। यानी कि जो दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें क्या होता है कि एक जो बड़ा नेशन होता है, एक मजबूत कंट्री जो होता है, पहले वो अपने अलग अलग राज्य को गठन करता है, अलग अलग राज्य बनाते हैं और फिर उन राज्यों से एक राष्ट्रीय सरकार का गठन करता है और दोनों में शक्तियों का बंटवारा हो जाता है। यानी कि राज्य सरकार का अपना अलग शक्ति होता है और केंद्र सरकार का अपना अलग शक्ति होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है भारत, बेल्जियम और स्पेन। आप देखेंगे कि भारत जो है क्या है, तो भारत जो है राज्यों का संघ है, जैसे कि 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, इनसे मिलकर भारत बना है। भारत में संघीय व्यवस्था, अब देखेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था किस तरीके से कार्य कर रही है। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। संविधान में मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। जो भारत संविधान था उसमें 2 स्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, यानी कि सेंट्रल और स्टेट। लेकिन संघ सरकार और राज्य सरकार, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं संघ सरकार को, और राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र सरकार पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, जो केंद्र सरकार है, वह पूरे के पूरे भारत यानी कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि पूरे भारत देश का प्रतिनिधित्व करता कौन है, तो केंद्र सरकार करता है। राज्य सरकार राज्यों के आंतरिक प्रशासन का, यानी कि जो राज्य सरकार है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, स्टेट के अंदर आने वाले जो भी प्रशासन है, यानी कि इंटरनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको देखने के लिए राज्य सरकार होती है। लेकिन बाद में संविधान के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन, 73वें संवैधानिक संशोधन किया गया था 1992 में, यानी कि 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन और 1993 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। यानी कि और ज़्यादा पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए, यानी कि पावर को विकेंद्रित करने के लिए यहाँ पे 2 अमेंडमेंट किए गए हमारे संविधान में, एक 73वें और दूसरा 74वें, यानी कि 73rd अमेंडमेंट इन 1992 एंड 74th अमेंडमेंट इन 1993 में, और इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को कायम किया गया। संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 सूचियाँ निम्न हैं, यानी कि ऑलरेडी हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं कि केंद्र और राज्य जो है अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो उन्हें कौन कौन सा अधिकार मिला है, इसके लिए 3 सूचियाँ बनाई गई है हमारे संविधान के द्वारा, जिसमें फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, सेकेंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट, और एक चौथा भी बन गया है जिसे रेसिड्यूरी लिस्ट कहा जाता है। यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अपशिष्ट सूची। इन सूचियों के माध्यम से केंद्र सरकार को क्या करना है, स्टेट सरकार को क्या करना है, और कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिस पर दोनों कानून बनाती है, और इन तीनों में जो भी चीज़ें नहीं हैं वे एक नई सूची बनाई गई जिसे अपशिष्ट सूची कहा गया, उसमें शामिल किया गया। तो संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में टोटल 97 इशूज़ है, यानी कि 97 मुद्दे हैं जिस पे संघ सरकार कार्य करती है और कानून बनाती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। इसमें है प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय। अगर एक लाइन में बोले तो संघ सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, और इसमें
जितने भी राष्ट्रीय महत्व के विषय होंगे उन सभी पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी। दूसरा है राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में टोटल जो था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था डेट टाइम 66 सब्जेक्ट्स थे, बट प्रेजेंटली 59 है, जिस पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, जिसमें मुख्य रूप से है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, और भी कई सारे हैं। तो इन चीज़ों पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। तीसरा है समवर्ती सूची। इसे कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि अगर समवर्ती सूची में सब्जेक्ट है, जैसे एज लाइक एजुकेशन, शिक्षा, तो शिक्षा पे अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाई है और उसी मुद्दे पे राज्य सरकार भी कानून बनाई है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के कानून को लागू किया जाएगा। तो समवर्ती सूची में है शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकारी जैसे विषय। इसमें कुल 52 सब्जेक्ट्स शामिल हैं। तो इसे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर किसी इशूज़ पे जो समवर्ती सूची में शामिल है उस पे राज्य सरकार भी कानून बनाई और केंद्र सरकार भी कानून बनाई और ऐसी स्थिति में विवाद होना तय है, तो इस तरह के विवादों में जो प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, वे संघ सरकार को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाया उसे राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। लास्ट है अवशिष्ट सूची यानी कि रेसिडुअरी लिस्ट। इसमें वैसे सब्जेक्ट आते हैं जो ना संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है, यानी कि जो नवीन इशूज आए हैं, जो नवीन मुद्दे आए हैं, इन मुद्दों पे केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, यानी कि संघ सूची में इसे समझ लो कि शामिल कर लिया जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, विज्ञान है, साइबर है, एक्स्ट्रा, ये सभी चीज़ें जो है ना केंद्र सरकार के अंडर में आएगी और केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। नाउ अब हम देखते हैं कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। भारत में संघीय व्यवस्था का सफलता का श्रेय लोकतांत्रिक राजनीति को जाता है। ऑलरेडी आप लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़े होंगे और 9 में भी पढ़ चुके होंगे कि लोकतंत्र क्या है, कैसे कार्य करती है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो लोकतंत्र, जो कि ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है, इट मीन्स डेमोक्रेसी इज द रूल बाय पीपल। तो लोकतंत्र जो है संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब भारत में जो संघीय व्यवस्था लाया गया है, जो कार्य कर रही है भारत में, इसके लिए बहुत ही कठिन कार्य करना पड़ा था जो हमारे संविधान निर्माता थे और जो उस समय के जो हमारे लीडर्स थे उन्हें, क्योंकि भारत में ऑलरेडी जानते हैं कि भाषाई रूप से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, अलग अलग तरह के लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पे ना सबसे पहले क्या किया गया कि कुछ भाषाई राज्यों का निर्माण किया गया, यानी कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाया गया, ताकि सभी का जो है ना क्षेत्रीय जो रीजनल्स है, जो डाइवर्सिटी, वह कायम रह सकते और सबको बराबर सम्मान मिले। आज़ादी के समय से लेकर वर्तमान में भारत का मानचित्र में बहुत बदलाव आए हैं। आप इस पॉलिटिकल मैप को देखेंगे जो कि 1947 का है, यानी कि इन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय का है। तो उस समय का जो स्टेट्स है हमारा, वो अलग अलग जो स्टेट्स आप यहाँ सामने देख सकते हैं, उनका नाम भी है। तो इनका और प्रजेंट में जो हमारा स्टेट्स है, यहाँ देखेंगे ये हमारा प्रजेंट का है जो कि 2006 का है, कुछ पुराना है। प्रजेंट में और ज़्यादा बदलाव हुआ, जैसे कि जम्मू और कश्मीर जो है ना, इसे 2 यूनियन बना दिया गया है, यूनियन यानी कि संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। साथ ही साथ दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली जो है, यहाँ पे देख सकते हैं दमन एंड दीव है, इसको 2 अलग अलग जो यूनियन टेरिटरीज था इसे एक कर दिया गया। तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास कुल जो है ना 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। लेकिन दैट टाइम का जो पॉलिटिकल मैप है वो बहुत ही अलग है, देख सकते हैं 1947 का। तो समय समय पे यह जो पॉलिटिकल मैप है इनमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। यहाँ पे आप दोनों देख सकते हैं एक साथ। तो इसमें जो मैप में जो है ना बहुत सारे बदलाव आए हैं टाइम टू टाइम, और यह इसलिए आया है कि जो कुछ स्टेट्स है जो भाषाई स्तर पे अलग अलग बनाया गया है। साथ ही साथ समय के अनुरूप जो डिमांड हुई है टाइम के अनुसार उसको फॉलो करते हुए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर था, इसको 2 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया।
अनदर जो सबसे बड़ा चैलेंज था जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय, वो लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर, यानी कि भाषा नीति को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था भाषा नीति को लेकर। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में हजारों बोलियाँ बोली जाती है, तो ऐसी स्थिति में किसी एक भाषा को देश का राष्ट्रीय भाषा बनाना बहुत कठिन कार्य था। क्योंकि जैसे हिंदी है, तो हिंदी को अगर राष्ट्रीय भाषा बना दिया जाता, नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाता, तो अदर बंगाली है, वोडू है, मिजोरम में मणिपुरी है, मिजो है, असमी है, तमिल है, यह सभी नाराज़ हो जाते हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं उसमें आप देखे हैं कि श्रीलंका में कैसे 1952 में जो लैंग्वेज पॉलिसी बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, तो किस तरीके से वहाँ पे तमिल और सिंहलियों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था और लास्टली गृह युद्ध हो गया था, यानी कि सिविल वॉर हो गई थी। तो भारत में तो और ज़्यादा, वहाँ तो 2 लैंग्वेज था तो इतना प्रॉब्लम होगा, अब भारत में तो बहुत सारे भाषा है। तो ऐसी स्थिति में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लैंग्वेज बनाना खतरों से खाली नहीं था, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट थे जो उस समय प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे आज़ादी के समय। तो यहाँ पे भारत के जो राष्ट्र निर्माता थे, यानी कि उस समय के जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने बहुत ही चालाकी भरा कार्य किया और भारत में जो संविधान बना उसमें कुल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। यानी कि जो संविधान में लगभग 22 भाषा, आपको याद है कि 28 स्टेट्स है, तो कुछ स्टेट है जो कि समान भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 22 भाषा है उसको अनुसूचित भाषा बनाया गया। यानी कि इन 22 भाषा में आप किसी भी तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि आप 22 भाषा में अपना पेपर लिख सकते हैं। दूसरा कि हिंदी जो है उसे राजभाषा बनाया गया, यानी कि राजकीय कार्य के लिए आप हिंदी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से चालाकी भरा कार्य करके देश की जो डाइवर्सिटी है उसका सम्मान करते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, हमारे दैट टाइम्स के जो रिस्पेक्टेड लीडर्स थे, उन्होंने बहुत ही चालाकी भरा कार्य किया। नाउ इम्पॉर्टेंट टॉपिक वी लर्न, दैट इज सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध। यह भी समय समय पर बदलता रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय से लेकर लगभग 1967-70 तक कह सकते हैं, एक छत्र राज रहा कांग्रेस का, यानी कि सेंट्रल में और स्टेट में दोनों में, केंद्र सरकार और राज्य में एक ही पार्टियों का सरकार हुआ करता था और वो हुआ करता था कांग्रेस का। लेकिन 1990 के बाद, खासकर जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया पूरे भारत में 1965 के आसपास, उसके बाद बहुत तेज़ी से राजनीति में परिवर्तन हुआ भारतीय राजनीति में, और बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होने लगा, यानी कि नए नए रीजनल पार्टियां बनने लगी। और 1990 के बाद से तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चेंज हो गया और गठबंधन की राजनीति स्टार्ट हो गई। यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो कंप्लीट बहुमत होता है, 272 का जो स्कोर होता है सरकार बनाने के लिए, वे नहीं मिल पाया। ऐसी स्थिति में कई सारे पॉलिटिकल पार्टी एक मंच पे आके सरकार बनाते थे और यहीं से जो था कॉलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। तो इस तरीके से मतलब 1990 के बाद से केंद्र राज्य संबंध में बहुत ज़्यादा टकराव देखने को भी मिल रहा है। जैसे कि अभी अगर प्रेजेंट में बात की जाए तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका कोलकाता, यानी कि पश्चिम बंगाल, जहाँ की मुख्यमंत्री अभी ममता बनर्जी है। तो वो अक्सर सेंट्रल से टकराव उनका होते रहता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनका टकराव होते रहता है। कभी वह गृह मंत्री को कहता है कि हम अनुमति नहीं देंगे अपने स्टेट्स में आने के लिए, कभी प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोला जाता है। तो इस तरीके से केंद्र और राज्यों में बहुत सारे टकराव देखने को मिलता है। हालांकि केंद्र और राज्य में अगर संबंध की बात की जाए भारत का, तो बहुत ही अच्छा रहा है। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, भारत में विकेंद्रीकरण। तो ऑलरेडी हम आपको बताएं कि भारत में डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया था 1992 और 93 में, और यह जो था विकेंद्रीकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इससे एक और जो स्तर है, एक और लेवल की गवर्नमेंट बन गई थी, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था, जो कि 73rd and 74th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे शामिल किया गया और जो तीसरे स्तर की सरकार थी उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया गया, यानी कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में जो है ना फेडरलिज्म बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है और पावर को भी डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से उठाया गया है और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स था डाइवर्सिटी को लेकर उसे भी आसानी से सॉल्व किया गया है। तो आई होप जो चैप्टर है फेडरलिज्म यह आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आई होप आपको फ़ायदा भी इससे मिलेगा। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें और जो सब्सक्राइब है उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है आपका, यानी कि फेडरलिज्म यानी कि संघवाद से चैप्टर 2 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।